हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ में यूपीएससी सीएससी 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है सेट ए। उसी अनुक्रम में हम इसका क्वेश्चन नंबर पहला आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। चलिए, उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन पहला पढ़ते हैं, फिर दूसरा। ये कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो इसमें लिखा है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। वहीं दूसरे कथन में लिखा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें लॉन्ग वे रेडिएशन के अच्छे अवशोषक हैं। आपने ये अपने ना यूपीएससी का जब आप सिलेबस पढ़ते हो तो ये ज्योग्राफी से संबंधित हैं, जिसमें आपको पार्थिव विकिरण से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। आप इसका आंसर बताइए, क्या लगाओगे? इसका सही क्वेश्चन आंसर है डी। अतः कथन एक सही नहीं है, कथन दूसरा सही है। चलिए, इसी अनुक्रम में हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ज्योग्राफी से संबंधित है, पुनः ये वैसे ही पैटर्न पे जो अपना पहले वाला क्वेश्चन दिया गया था। इसको पढ़ते हैं। इसमें भी बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कि भूमध्य रेखा जो इक्वेटर पे क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में अधिक होती है। वही कथन सेकंड में लिखा है कि इक्वेटर पे प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कथन एक और दो दोनों सही है, और कथन सेकंड है वो कथन एक की व्याख्या भी करता है, जो हमें बताता है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि जैसे जैसे है ना ध्रुव की ओर बढ़ता जाता है, वैसे ही है ना उसकी मोटाई कम होती जाती है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि हमारे ज्वालामुखी से संबंधित है। इसमें ये पूछा गया है कि ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद है। तो ऊपर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे इसका आंसर है। चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है ज्वालखंडा सामी, सेकंड में राख धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। आप सभी जानते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। इसका आंसर है डी वाला, उपरोक्त सभी। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें लिखा है कि जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल से प्राप्त कौन कौन से निष्कर्ष सही है। तो नंबर फर्स्ट, समताप रेखा महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। वहीं कथन नंबर सेकंड पर लिखा है कि शीत महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से देश के विश्व के दो सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है। ये पुनः हमारे ज्योग्राफी से संबंधित, लेकिन इसमें है ना प्रमुख मिनरल से रिलेटेड है। ये कौन से उत्पाद कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप ये बताइए कि ये दोनों देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसी संबंधित हम अपने क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। चलिए, इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ये क्वेश्चन आपका पुणे मैपिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपको ये बोला गया है कि गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ जो हिमालय की नदियाँ हैं वो कैसे क्रम में है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गंगा नदी किस महासागर में जाकर गिरती है। चलिए, हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। ये पुनः क्वेश्चन नंबर 7 अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह हैं। इसमें आपने देखा होगा कि कथन से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 में चट्टानों के अपक्षय मतलब कि वेदरिंग के कारणों में से एक कारण वर्षा है। वही कथन 2 में बोला गया है कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। वही कथन नंबर 3 में बताया गया है कि वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। अब आपको इसमें बताए गए हैं कुछ ऑप्शन, जिसमें बोला गया है कि सही बताइए। कथन 2 कथन 3 दोनों सही है तथा दोनों कथन एक की व्याख्या करते, अतः ये क्वेश्चन आपका सही है, क्योंकि इसमें कथन 2 और 3 दोनों हैं, लेकिन दोनों कथन किसकी व्याख्या करते हैं कि चट्टानों की जो वेदरिंग होती है उनमें से एक कारण वर्षा है। वर्षा क्यों है? क्योंकि वर्षा के जल में CO2 पाया जाता है, वहीं वर्षा के जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है, जो चट्टानों की वेदरिंग के लिए कारण है।
चलिए इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, जिसमें लिखा है कि उपरोक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है। हमें यहाँ पे ये पुनः मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें मैपिंग बतानी है। हालांकि अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी मैपिंग से रिलेटेड था, लेकिन हमें इसमें नदियों के संदर्भ में बताना था। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 पुनः मैपिंग से संबंधित है, जिसमें उत्तरी समुद्र के साथ किसकी सीमा लगती है वो बतानी है। हम आज इसके आंसर बता रहे हैं, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तरी समुद्र के साथ में कौन से 2 देश हैं जो लगते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इसमें आपको प्रमुख जलप्रपात दिए गए हैं, फिर उनके क्षेत्र, उनकी नदियाँ। मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा इसमें सही है। आप जैसे कि जानते हैं कि यूपीएससी ने 2023 में अपना पैटर्न चेंज किया है, जिसमें अब केवल 1, केवल 2 इस टाइप के आते हैं। तो आपको मैं इसमें आंसर बताती हूँ, इसका केवल 1 सही है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा आंसर 1 ही सही है। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये पुनः है उसी से संबंधित है, मेल मिलान से। बस ये पहले से ही पैटर्न है यूपीएससी का, बस इसने इस बार में ये चेंज कर दिया है कि इसने ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला का नाम, पर्वत का प्रकार। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। ये मैं फिर से इसका सिर्फ आंसर मार्क करूँगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका कौन से वाले ऑप्शन सही है और कौन से गलत है। जो गलत है तो उसका सही क्या होगा। चलिए हम इसी के साथ में अपनी आगे वीडियो बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित विमानपत्तनों, मतलब कि बंदरगाहों जहाँ पे विमान वगैरह उतरते हैं वो पर विचार कीजिए। हाल ही में उपरोक्त में से किनका निर्माण नवीन परियोजनाओं के रूप में किया गया है। तो आपको इसमें बताना है कि नवीन परियोजना के रूप में कौन कौन से विमानपत्तन, मतलब कि हाईवे वगैरह बने हैं। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर है सही ए, केवल 1 और केवल 2। इसमें डोनी पोलो विमानपत्तन है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये दोनों किस क्षेत्र में आते हो, किस राज्य के अंतर्गत है। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जल वाष्प मतलब कि वाटर वे, जो कि आप अगर आपको किसी का हिंदी में नहीं आता है तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, ये बाइलिंगुअल रहते हैं, वाटर वेपर्स। तो चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, ये एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। इसका सही आंसर है ए। ये गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ में घटती है, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। क्या आपके अनुसार जल वाष्प का प्रतिशत अधिक होता है या फिर किसी दूसरे का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये किस प्रकार की जलवायु, आपको ऊपर जो कथन दिए गए उनको पढ़ना है, उसके आधार पर बताना है कि किस प्रकार की जलवायु है। चलिए हम पढ़ते हैं। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न होती है, मतलब तापमान की जो वार्षिक और दैनिक सीमा यानी कि रेंज है वो निम्न मतलब कि कम है। वर्ष भर वर्षा होती है, वर्षण माने वर्षा होती है, वर्ष भर यहाँ पे वर्षा होती है। और वर्षण में भिन्नता है, मतलब कि 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर की मध्य तक होती है। तो बताइए किस प्रकार की वर्षा है। ये है एक समुद्रीय पश्चिमी तटीय जलवायु। चलिए अब हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये इसमें पूछा गया है कि कोरियोलिस बल नंबर 1 में दिया गया है, ये पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। नंबर 2 में ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका सी, इसमें लिखा गया है कथन 1 और कथन दोनों सही है। ये पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, ये भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसमें लिखा है प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। इसमें ये बोला गया है कि 21 जून को जो है ना अपने उत्तरी गोलार्ध में रहता है, सबसे बड़ा दिन होता है।
वह 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। तो बताइए कहाँ से। चलिए इसका आंसर तो मैंने ही आपको बता दिया है, आप भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दूसरा और 4 वाला। उत्तरी गोलार्ध में, जो कि मैंने आपको बताया, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करती है और इसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र को घोषित करता है। आप बताइए इसमें से कौन सा वो क्षेत्र है जो कि है ना सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है कॉन्गो बेसिन। आप ये बताइए कॉन्गो बेसिन किस महाद्वीप के अंतर्गत आती है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अभी तक 11 मिनट हुई और हमने आपके साथ में 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कई उत्पादक उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले फर्फ्यूलो कैलिल तथा फर्फ्यूलो ओरो एक्सिल पदार्थ के संदर्भ में निर्मित कथनों पर विचार कीजिए। हम इसको शॉर्टकट में नीचे पढ़ते हैं। PFAS पेयजल, खाद्य तथा खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। वहीं दूसरा है PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं, मतलब पर्यावरण में आसानी से डिग्रेडेड नहीं होते, मतलब घुल नहीं जाते हैं। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है, मतलब कि जंतुओं के लिए वो हानिकारक हो सकता है। तो बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हम अपने क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते क्वेश्चन नंबर 18 पर आते। उपरोक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीवी जातियाँ पाई जाती है, मतलब कि कितने प्रकार में आपके ना पैरासिटाइड्स स्पीसीज पाई जाती है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 3। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है वो 3 कौन कौन से हैं। UPSC 2023 में जब से ही पैटर्न चेंज हुआ है तब से हम ये मुश्किल कर पाते हैं कि ऑप्शन का कौन सा सही है। चलिए इसी संदर्भ में हम अपना 19 क्वेश्चन पे आते। उपरोक्त में से कितने मटर कुल के हैं, मतलब कि जो मटर फैमिली से आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है सी, सभी तीनों। मूंगफली भी मटर में आती है, हॉर्स ग्राम भी आता है, सोयाबीन भी आता है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। इसमें लिखा है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पिंटक जंतु की श्रेणी में रखा गया है। वहीं कथन नंबर 2 में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है किंतु कथन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि वो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतु का रक्त नहीं पीता है। चलिए आपको ये आज हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आपको और भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए आगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।